हाँ जी बेटा, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। लास्ट क्लास में बेटा हम लोगों ने प्रोबेबिलिटी स्टार्ट किया था, यस सर। यस सर। तो उसके मैंने 2-3 क्वेश्चन दिए थे आप लोगों को, हो गए क्या? यस सर, हो गए सर। यस सर। डिस्कस करने की जरूरत है? सर कर लेते हैं, सर कर लेते हैं। आंसर कर दो। ओके, एक बार डिस्कस कर लेते हैं ताकि कोई ऐसा ना रहे कि कोई कंसेप्ट में। फर्स्ट क्वेश्चन क्या था? इन ए लीप ईयर व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ 53 संडेज, राइट? यस। क्या आंसर आ रहा है उसका? 2/7। 2/7। 2/7 सर। 2/7। हाँ जी, फर्स्ट आंसर 2/7 है ना? 2/7 आएगा। यस। यस सर। सेकेंड क्वेश्चन था ए कॉइन इज टॉस्ड n टाइम्स, राइट? वही वाला था। यस सर। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ईच टाइम हेड अकर्स। उसका फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या आ रहा है? 1/2 की पावर है। 1/2 की पावर 1/2 की पावर है। 1/2 की पावर है। देखिए, हर बार अगर हेड आना है तो इसका मतलब क्या है? फर्स्ट अटेम्प्ट में भी हेड आए, जिसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 होगी। सेकेंड अटेम्प्ट में भी हेड आए, उसकी प्रोबेबिलिटी भी 1/2 होगी। थर्ड अटेम्प्ट में भी हेड आए, उसकी प्रोबेबिलिटी भी 1/2 होगी। तो जब ये सारी चीजें होनी जरूरी हैं, तो जैसे हम लोग बात करते हैं पीएनसी में कि भी अगर एंड का सेंस आता है तो मल्टीप्लिकेशन रूल लगता है कि भी ये भी होना जरूरी है एंड ये भी होना जरूरी है। तो उसमें जब एंड का सेंस आता है तो हम लोग क्या लगाते हैं? मल्टीप्लिकेशन लगाते हैं। तो प्रोबेबिलिटी में भी ऐसा ही लगता है। उसका रीजन क्या है वो आगे जाके देखते हैं। अभी ना आगे की थ्योरी पढ़ेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, तो फर्स्ट पार्ट का आंसर तो 1/2 की पावर n हो गया जी। सेकेंड पार्ट का आंसर क्या है? हेड अकर्स ऑड नंबर ऑफ टाइम्स। सर n की पावर 2/n इंटू n/2 की पावर n। ओके, ये सही नहीं है, ऑल्दो 1/2 1/2 बिल्कुल ठीक है जी। 1/2 सब 1/2 यस। हेड अकर्स ऑड नंबर ऑफ टाइम्स, उसको कैसे सॉल्व करना है? देखिए, अगर आप n टाइम्स थ्रो कर रहे हो तो ऑड कितने बारी आ सकता है? मतलब सॉरी, हेड कितने बारी ऑड नंबर ऑफ टाइम्स होगा? कि भाई या तो वो एक बारी आए ऑड, सॉरी या तो जो हेड है वो एक बारी आए, वो वाला सिचुएशन ठीक है जी। या फिर जो हेड आ रहा है वो 3 बारी आ रहा है, वो भी ऑड नंबर ऑफ टाइम्स काउंट होगा। या फिर हेड 5 टाइम्स आ जाए, वो भी ऑड नंबर ऑफ टाइम्स हो गया जी। तो ये सारे केसेस बन के आएंगे यहाँ। मान लीजिए फर्स्ट केस क्या है? फर्स्ट केस क्या है कि हेड अकर 1 टाइम। हेड अकर्स 1 टाइम, इसमें क्या होगा? इसमें टोटल नंबर ऑफ केसेस क्या होंगे? इसमें टोटल नंबर ऑफ केसेस क्या होंगे? कि अगर आप n टाइम्स थ्रो कर रहे हो तो हेड अगर आपको एक बार आए तो उसके क्या वेज हैं कि या तो फर्स्ट अटेम्प्ट में हेड आ जाए और बाकी सारे अटेम्प्ट्स में टेल आ जाए। टेल आए। दैट इज वन वे। दैट इज वन वे ऑफ अकरिंग हेड 1 टाइम। अनदर वे क्या है जी कि सेकेंड अटेम्प्ट में, सेकेंड थ्रो में हेड आए और बाकी सब में टेल आए। सर एक और इसका तरीका क्या है? NC1 हो जाएगा। NC1 NC1 आ थर्ड जाएगा। टर्म में है। तो इस तरीके से टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो गए जी? n NC1। NC1
ठीक. Case 2, head occurs 3 times. 3 times. इसमें क्या होगा? क्या NC3 हो जाएगा? Yes. Yes, sir. कि या तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, मतलब अल्टीमेटली आपने n में से 3 पोजीशन सिलेक्ट करनी है ना, कि कौन से पोजीशन पे वो हेड आएगी, एंड ऑटोमेटिकली बाकी जो पोजीशंस होंगी उन पे टेल आ जाएगा. फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में है, फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ में, फर्स्ट, सेकंड, फिफ्थ में. तो इस तरीके से आपने n में से टोटल 3 पोजीशन सिलेक्ट करनी है, और उसका तरीका होता है NC3. तो दैट इज द नंबर ऑफ वेज कि भी आपको टोटल nth रोज पे 3 हेड आए. ठीक है. सिमिलरली ये चलता रहेगा. फिर 5 अकर्स, उसमें NC5 आएगा जी. तो बेटा टोटल नंबर ऑफ, मतलब फेवरेबल केसेस क्या हो जाएंगे? प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला तो क्या होता है? फेवरेबल केसेस है ना. तो फेवरेबल केसेस NC1 plus NC1 NC3. plus NC3 NC5 से till NCN. Pen is odd. सर यहाँ पर अब क्या करेंगे? n के 2 केस नहीं आने चाहिए? उससे क्या फर्क पड़ता है? बायनोमियल का ये फॉर्मूला है, इसको तो हम लोग वैसे ही जानते हैं. Yes, sir. 2 चाहे raised to short to power की power n n minus 1. n की, हाँ यस. ठीक. अब डिनोमिनेटर में तो टोटल केसेस है जी. हेड चाहे एक बार आए, चाहे 2 बार आए, चाहे 0 बार ही आए, सारे काउंट करने पड़ेंगे आपको. वो NCN तक चलेगा ही. तो न्यूमरेटर है जी आपका 2 की पावर n - 1, डिनोमिनेटर है 2 की पावर n. बायनोमियल का सम का फॉर्मूला जानते हो? Yes, sir. Yes, sir. न्यूमरेटर में क्या है? ऑल्टरनेटिवली टर्म्स का सम हो रहा है, तो 2 की पावर n - 1 होता है. डिनोमिनेटर में सारे टर्म्स का सम हो रहा है जी, 0 से लेके n तक उनका सम 2 की पावर n होता है. तो फिर रेशो करेंगे तो वो हाफ आ जाएगा. ओके. तो ये तरीका है जी इस क्वेश्चन को करने का. तो प्रोबेबिलिटी के जो क्वेश्चन होते हैं उसमें क्या है कि देखिए, हमने जो स्टैंडर्ड मेथड पढ़ा है, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला पढ़ा है, दैट इज फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल केसेस. तो वो जो फेवरेबल केसेस टोटल केसेस है, उसको कैलकुलेट करने के लिए आपको हो सकता है डायरेक्टली आप बना लें कि भैया चलो ये केसेस है, ये केसेस बना के आपने टोटल केसेस की काउंटिंग ही कर ली है. मतलब जो सिंपल वेज होते हैं, सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, उनमें आपको ज्यादा कुछ सोचना नहीं पड़ता. आपको डायरेक्टली आप विजुअलाइज कर लेते हो कि दीज आर द वेज. तो आप वो केसेस या जो वेज हैं वो सीधे सीधे ही काउंट कर लेते हो, टोटल में भी और फेवरेबल में भी. लेकिन कई क्वेश्चंस में क्या होता है, आपको पीएनसी लगानी पड़ती है टोटल केसेस कैलकुलेट करने में या फेवरेबल केसेस कैलकुलेट करने में. तो जो आपको प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन है वो दोनों के मिक्स हो सकते हैं. पीएनसी के बिना भी हो सकता है क्वेश्चन, और पीएनसी के साथ भी हो सकता है क्वेश्चन. ओके. सर इस क्वेश्चन में आप एक बार जरा टोटल नंबर ऑफ केसेस समझा सकते हो आपने कैसे लिखे हैं? टोटल नंबर ऑफ केसेस में क्या होगा? एक केस ऐसा कि जिसमें हेड एक बार भी ना आए, एक केस ऐसा जिसमें हेड एक बार आए, एक केस ऐसा जिसमें हेड 2 बार आएगा. अब n थ्रो करेंगे तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा. तो सारे केसेस काउंट कर लिए, 0 हेड, 1 हेड, 2 हेड, 3 हेड, 4 हेड, 5 हेड. ठीक. यस सर. और जो फर्स्ट पार्ट था ना, वो हमने डायरेक्टली ऑल्दो कैलकुलेट कर लिया, लेकिन उस फर्स्ट पार्ट को भी करने का तरीका ये हो सकता है, यही प्रोबेबिलिटी की प्रॉपर वे. फेवरेबल केसेस क्या है जी? n टाइम थ्रो कर रहे हो और n के n टाइम में हेड आना चाहिए, तो फेवरेबल केसेस क्या है? NCN. टोटल केसेस क्या है जी? तो इस तरीके से भी आप फर्स्ट पार्ट को कर सकते थे. ओके. यस सर. हाँ जी. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? The dice is rolled 3 times. Find the probability of getting larger number than the previous number each time. है ना? 1/6 आ रहा है सर इसका आंसर. Sir, 5/54. 63 upon 6 cube.
मैं तो सर 1/6 आ रहा Five. था। 8/27. इसका जो आंसर आएगा 5/54. 5/54. Yes, sir. 5/54। Yes, sir. यही आ रहा है। देखिए टोटल केसेस क्या है, वो तो 6 क्यूब रहेंगे। पहला डाइस आपने थ्रो किया, उसके ऊपर क्या नंबर आएगा, उसके टोटल उसके कितने चांसेस हैं? 4 ऑप्शंस हैं जी, सॉरी 6 ऑप्शंस हैं। जब आप सेकंड थ्रो करेंगे उसके ऊपर भी 6 ऑप्शंस हैं जी, और थर्ड थ्रो करेंगे उसके ऊपर भी 6 ऑप्शंस हैं जी। तो टोटल नंबर ऑफ केसेस क्या हो गए जी? 6 क्यूब हो गई जी। ओके, टोटल में तो किसी को दिक्कत नहीं है ना? No, sir. अब फेवरेबल केसेस क्या है जी? फेवरेबल केसेस के लिए हम लोग थोड़ा सा ना रिलेशन बनाएंगे। रिलेशन क्या है? आपको क्वेश्चन दिया गया है कि भाई जो पहला थ्रो होगा उसके ऊपर जो भी नंबर आए, सेकेंड थ्रो में क्या होगा, फर्स्ट थ्रो से बड़ा नंबर आना चाहिए, और फिर थर्ड थ्रो में सेकेंड नंबर से भी ज्यादा आंसर आना चाहिए। क्या मैं इस स्टेटमेंट से ये कंक्लूड कर सकता हूं कि भाई तीनों थ्रो में अलग अलग नंबर आना चाहिए? Yes, Yes. sir. Yes, sir. ये बोला जा सकता है तीनों थ्रो में अलग अलग नंबर आना चाहिए। तो जब तीनों थ्रो में अलग अलग नंबर आना चाहिए, और उसमें भी जो 3 नंबर आएंगे उनका एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट होगा, Yes, sir. कि जो सबसे छोटा नंबर होगा वो पहले ही थ्रो में होना चाहिए, जो उससे बड़ा नंबर होगा वो सेकंड थ्रो में आना चाहिए, और जो सबसे बड़ा होगा वो थर्ड थ्रो में आना चाहिए। तो फेवरेबल केसेस कैलकुलेट करने के लिए हम लोग पीएनसी लगाएंगे, और आंसर आएगा क्या? 63 63 into 1. इंटू into 1। 1. Yes. इंटू 1 बोल सकते हो, मतलब ऑब्वियसली इंटू 1, तो अल्टीमेटली वो 63 ही रह गया। 63 कैसे? कि भी आपको टोटल 6 नंबर है, डाइस के ऊपर 6 नंबर होते हैं, तो 6 में से कोई 3 नंबर आ जाए जी। 3 नंबर अलग अलग आने चाहिए ना, तो कौन से 3 का आप सिलेक्शन करोगे? मतलब 6C3 मतलब 6 में से किन्हीं 3 का सिलेक्शन। तो जिन तीनों का सिलेक्शन हुआ होगा, मतलब वो 3 नंबर आपके डाइस थ्रो करने से मिले होंगे, और उन 3 के सिलेक्शन से अरेंजमेंट कितने होंगे जी? एक ही अरेंजमेंट है। उन जो 3 नंबर सिलेक्ट हो चुके होंगे उनका अरेंजमेंट अगर देखा जाए तो वो अरेंजमेंट क्या होगा? एक ही होगा, कि जो सबसे छोटा नंबर है Yes. वो पहले थ्रो पे डालना पड़ेगा, जो जो उससे बड़ा नंबर होगा वो सेकंड थ्रो पे डालना पड़ेगा, जो उससे बड़ा नंबर होगा वो थर्ड थ्रो पे डालना पड़ेगा। क्या ये सबको समझ में आया है? हाँ जी, सबको ये समझ में आया है? Yes, sir. Yes. तो इसे तो सीधा सीधा 63/6 क्यूब, तो 5/54 आंसर आ जाएगा। Yes, sir. अब ये बेसिक थ्योरी है, इसी बेसिक थ्योरी के ऊपर कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, इसमें अभी तक हमने प्रोबेबिलिटी के ये जो भी थ्योरी पढ़ी है, ये खास कर ना 11th की ही थ्योरी है, इसमें नया हमने अभी तक कुछ भी नहीं करा है। तो जो 12th की चीजें हैं, जहां से बेसिकली 12th स्टार्ट होता है, तो वो इसके बाद की चीजें हैं। अभी हम लोग कुछ क्वेश्चंस इसी थ्योरी पे और करेंगे, फिर 12th की थ्योरी वाला पार्ट स्टार्ट करेंगे। तो कुछ और क्वेश्चंस करते हैं इन्हीं के ऊपर।
सर पहले का 5.108 पहले का 5.108 5/108. ओके, देखते हैं। Yes, sir, 5/108. ओके, फाइव अपॉन 108 तो नहीं होना चाहिए बेटा आंसर। So 5.27. ओके, नहीं 5/27 भी नहीं है बेटा। सर वही आ रहा है सर 5/54 सर 18/216 आ रहा सर मेरा तो 5/54 आ रहा है। ओके, अर्नव बेटा आपने क्या पूछा है, कौन सा क्वेश्चन की बात कर रहे हो? लास्ट क्वेश्चन मतलब जो सोल्यूशन मैंने आपको बताया था। देखिए लास्ट का जो सोल्यूशन था, जो मैंने आपको समझाया था, एक डाइस को 3 बार थ्रो किया गया है। सबसे पहले जब आपने डाइस को थ्रो किया उसके ऊपर कोई एक आउटकम आएगा, फिर उसके बाद जब सेकेंड टाइम थ्रो करेंगे उसके ऊपर कुछ आउटकम आएगा, थर्ड टाइम थ्रो करेंगे उसके ऊपर कुछ आउटकम आएगा। तो सबसे पहले टोटल केसेस की बात करेंगे। टोटल केसेस तो क्या 6 क्यूब समझ में आया है अर्नव? अब फेवरेबल केसेस पे क्या है? देखिए जब आपको ये बोला गया है कि हर बारी जब आप फर्स्ट थ्रो करें उसके ऊपर जो भी आंसर आए, तो सेकेंड थ्रो में क्या होना चाहिए, उससे बड़ा आंसर होना चाहिए, और फिर थर्ड थ्रो में क्या है, उससे बड़ा आंसर होना चाहिए। तो इसका ऑटोमेटिक मीनिंग क्या है कि भी तीनों थ्रो में अलग अलग आंसर आएंगे। ठीक, और जब तीनों थ्रो में अलग अलग आंसर आएगा, इसका मतलब क्या है, टोटल 6 ही तो आंसर है, 6 की पॉसिबिलिटी है, 1 से लेके 6 तक, उसके बाहर तो हो नहीं सकते। तो मतलब 6 में से कोई 3 आंसर सिलेक्ट करने हैं मुझे, 6 में से कोई 3 वैल्यू सिलेक्ट करनी है। ऐसा हो सकता है कि फर्स्ट रो में 2 आए, सेकंड रो में 3 आए, फोर्थ रो में थर्ड रो में 4 आ जाए। दैट इज वन वे, है ना। इस तरीके से आप बाकी के केसेस हर बार आप बना लेंगे तो हो जाएगा, है ना, समझ में आ गया ना? ओके जी, अब ये क्वेश्चन डिस्कस करें। डाइस इज थ्रोन 3 एक टाइम्स, सेकंड व्हाट इज द सर प्रोबेबिलिटी ऑफ बस गेटिंग अ सम ऑफ एटलीस्ट 15? सेकंड सर वो क्या एक आंसर आ सेकंड रहा सर है? बस है सर 19/216 आ रहा है अब। एक केस Sir, भूलिया,
20/216 आएगा which is 5/54. Yes, sir. 5/54 which is 20/216. कौन कौन से केसेस हैं जी, है ना, इसको डिस्कस करते हैं। देखिए एक तरीका है कि भाई सम 18 हो जाए, ये फर्स्ट केस राइट, एटलीस्ट 15 चाहिए, तो इसका मतलब क्या 18 हो सकता है ना। तो 18 जब सम होगा तब इस सम 18 को मिलने के क्या वेज है, एक ही तरीका है, 666 आएगा। अब सम 17 के लिए क्या क्या वेज है, सम 17 के लिए 665. 665 दिस इज द ओनली वे। यस सर, 3 केसेस आ जाएंगे इसके। तो इसके 3 केस आ जाएंगे। Yes, sir. 665 के 3 केसेस में कैसे बोल रहा हूँ कि भी हो सकता है ना कि फर्स्ट थ्रो पे 6 आए, सेकंड थ्रो पे 6 आए, थर्ड थ्रो पे 5 आए, दैट इज वन वे। या उसकी बजाय फर्स्ट पे 6 आए, सेकंड पे 5 आए, थर्ड पे 6 आए, दैट इज सेकंड वे। या फिर फर्स्ट पे 5 आ जाए और बाकी दोनों पे 6 आ जाएगी। तो इस तरीके से आप इसको ऐसा बोल सकते हो कि मैंने 665 का अरेंजमेंट निकाला है। ओके, तो यहाँ पे तो अरेंजमेंट भी हो जाएंगे, इसमें तो कोई ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि भी सबसे पहले बड़ा नंबर आए जो छोटा नंबर आए, ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। तो ये तीनों का अरेंजमेंट बेसिकली, ठीक है, उसकी वजह से 3 आ रहा है। तो सम 17 आने के ये तरीके हैं। नेक्स्ट सम 16, 664 and 655. देखिए Yes, इसके sir. 2 तरीके हैं, या तो 664 हो जाए या फिर 655। 655. सम 16 आने का एक तरीका नहीं है, इसके 2 तरीके हैं, 2 वे से आ सकता है। अब उनके भी फर्दर अरेंजमेंट होंगे। इसके अरेंजमेंट कितने होंगे, 3 होंगे। 3. 6 के अरेंजमेंट आप जानते हो ना, अरेंजमेंट कैसे निकालते हैं। 3 नंबर है जी, 3 नंबरों का फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल अपॉन कितना, अगर कोई 2 नंबर सेम आ जाए तो 2 फैक्टोरियल। 2 2 फैक्टोरियल। factorial. वैसे भी ये तो बहुत टफ नहीं है, तो वैसे भी है ना, 4 को सेकंड पे डाल दो, 4 को फर्स्ट पे डाल दो, वहां से भी हो जाता है। अदरवाइज 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल फॉर्मूला आप जानते हो। दिस इज 3 वे, दिस इज अगेन 655, इसके भी 3 तरीके हैं ना। सम 15 के क्या क्या तरीके हैं? 663. 663. 654. 654. 555. 555. ये 64. हाँ ठीक है। तो 654 निकाल दो। तो ये 3 तरीकों से सम 15 मिल सकता है। अब इनके अरेंजमेंट कितने हैं जी, ये 3 आ जाएंगे, इसके कितने आएंगे, 6 आएंगे, 6. कितने आएंगे, 1. कितना हो गया, 20 हो गया। 20 हो गया सर। तो फेवरेबल कितने हो गए जी, केसेस 20 हो गए टोटल, तो 2169, तो रेशो करके 5/55। सर मेरा डबल आ रहा था इसका। आपका डबल आ रहा था, कंसेप्ट देखो ना कि क्या है। तो सर वही मैंने ना मतलब प्लेसेस बना ली 3 और फिर उनमें फर्स्ट टर्म को मैं फिक्स कर रहा था, तो मैंने वैसे ट्राई करा था वाला। फर्स्ट टर्म को फिक्स करने का क्या मतलब हुआ? सर मतलब कि पहले 1 आ गया, फिर 2 3 4 5 6 तक केसेस बना लिए और फिर सेकंड और थर्ड केस को वेरी करता रहा। नहीं, फर्स्ट पे 1 आएगा तो 15 कैसे समाएगा यार, 16 कैसे ये सिर्फ वही मतलब कैसे वो डिस्कार्ड हो जाएगा ना केस। 1 और 2 से चलेंगे, फिर 3 से आगे शुरू करा था मैंने। ये ऐसे 3 से स्टार्ट होगा, मतलब 6 एंड में 6 होगा उसमें। ठीक है, आप 3 से स्टार्ट करके कर तो सकते हो, लेकिन जो आपने मेथड सोचा है ना बेटा, वो बहुत लंबा है। आप उल्टे तरीके सोच रहे हो। मतलब आप खुद देखो कि भाई अगर मुझे सम 15 चाहिए तो मुझे बड़ी वैल्यू से स्टार्ट करना चाहिए, छोटी से स्टार्ट करना चाहिए। यस सर बड़ी सी कौन सी चीज ज्यादा नियर है, कि जब सबसे ज्यादा बड़े बड़े नंबर आएंगे तब है ना वो थोड़ा ज्यादा पास में आएगा। यस सर, ओके। अदरवाइज देखिए, ओके सर। अगर आप उल्टा भी स्टार्ट करते हो, 1 से भी स्टार्ट करते हो, आप ये कहते हो कि 1 से स्टार्ट किया तो देयर इज नो वे, है ना। 2 से स्टार्ट किया
देयर इज नो वे। 3 से स्टार्ट किया तो 3 6 6 की एक पॉसिबिलिटी है। केसेस तो बेटा फिर भी यही वे इनके आएंगे। आप 3 से पता स्टार्ट नहीं करते हो, मान लो फर्स्ट रो पे आपने 3 डाल दिया, ऑब्वियसली बात है सम 15 लाने के लिए दोनों को 6 होना पड़ेगा, ठीक है। 3 के लिए और कोई वे नहीं रहेगा। फिर 4 से स्टार्ट किया, 4 के लिए 4 5 6 कह लो या 4 6 6 कह लो, जिससे सम या तो 15 हो जाएगा या 16 हो जाएगा जी, और कोई तरीका नहीं है 4 के साथ। यस सर। अच्छा केसेस सर कोई ठीक है, मैंने गलती कर दिया, मैंने सीधे डबल लगा दिया था, यहाँ पे गलती कर दी। ओके सर। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। सब लोग सेकंड क्वेश्चन करिए। वन बाय फोर और 1/2। यस सर। Yes, sir. सर फर्स्ट और थर्ड का मेरे ख्याल से सेम आंसर आएगा। यस सर, सेम आंसर आएगा। अरे 2 है एग्जैक्टली 2 है, तो एग्जैक्टली 2 है नहीं। इसको ना एक काम करो, इसको नो हेड कर लो। One by four. 1/4 4 ही रहेगा। 1/2, 1/4. फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या है? 1/4 1/4. 1/4। पार्ट का आंसर 1/2. 1/2. 2 थर्ड का आंसर। 1/4. 1/4. अच्छा, मैंने ना एक क्वेश्चन में 2 आइडेंटिकल कॉइन्स लिखा है, तो आपने क्या आइडेंटिकल का फिर सोचा नहीं? आइडेंटिकल तो आप लोगों ने देखा नहीं। हाँ यस सर। अब देखो, अब दो सर यहाँ पे 2 आइडेंटिकल कॉइन का मतलब ये नहीं समझ सकते कि दोनों कॉइन सेम है, मतलब। हाँ, दोनों कॉइन्स मतलब दोनों कॉइन्स सेम है तो 2 ही लिए जाने हैं, लेकिन दोनों के दोनों एक जैसी चीजें हैं। यस सर, दोनों में हेड्स और टेल्स है, दोनों में हेड्स और टेल्स है, तो सर आंसर थोड़ा चेंज होंगे। सर तो सेकंड वाला चेंज होएगा, 1/4 हो जाएगा। यस सर, मेरे ख्याल से यही होगा। फर्स्ट Yes, वाले पे तो sir. कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फर्स्ट तो 1/4 Second ही वाले में आएगा। 1/4. ओके, सेकंड वाले में सर वो जो 2 केसेस हम ले रहे हैं वो एक ही केस होगा। तो फिर Yes, 1/4 sir. बोलोगे या 1/3 बोलोगे? 3 1/3 बोलेंगे। हाँ, 1/3 3 बोलेंगे। आ जाएगा। यस सर। 2 हेड है, 1 हेड है, नो हेड है। आप सबको ही अगर आपने 1/4 Yes, sir. सारे चेंज होंगे। प्रोबेबिलिटी नहीं मानोगी। सबका 1/3 आएगा। तीनों सबका पार्ट का। फर्स्ट का 1/3. सेकंड का सभी का ही 1/3 हो जाएगा। 1/3 आएगा सब. 1/3 सभी का हो जाएगा। ओके। नहीं सर, आप एक बार दोबारा बता दो 1/3 वाला। पहले आप, मैं बताऊंगा बाद में, आप पहले खुद सोचो क्या है, अभी तो मैं डिस्कस कर ही नहीं रहा। इतनी जल्दी गिव अप मत करो। सर हेड और टेल और हेड को मतलब सेम मानेंगे? यस सर, मुझे भी यही आइडेंटिकल लग कॉइन्स रहा है तो सेम ही मानोगे। है, और सिमिल्टेनियसली भी है। सर वैसे इस कॉइन्स के क्वेश्चन आते हैं तो सर कॉइन तो हमेशा वैसे आइडेंटिकली लिए जाते हैं, तो पर क्वेश्चन में फिर हम उनमें क्यों नहीं मानते 1/3? ओके। सर क्योंकि सिमिल्टेनियसली नहीं लिखा होगा, एक एक। अच्छा, कितने लोगों का कहना है कि भी तीनों पार्ट का आंसर 1/3 होगा, या किसी का कहना है कि भी 1/4 आंसर्स भी हो सकते हैं?
तीनों का 1/4 होगा या फर्स्ट का 1/4, थर्ड का 1/4 और सेकंड का 1/2 होगा? क्या कहना है? तीनों को 1/3 होगा। 1/3 सर तीनों का 1/3 Yes, होगा। तीनों का 1/3 होगा। ओके, सानिध्य क्या कहना है? ऑल 1/3। ओके, चलिए हम लोग इसका आंसर डिस्कस करते हैं। ठीक है, चलो इसका आंसर डिस्कस करने से पहले ना आप मेरे को एक और छोटे से क्वेश्चन का आंसर देना। ठीक है, 1/4 ही आना चाहिए। 1/4 आना चाहिए, क्यों? वो अलग ही गिनेंगे सर, वो हेड और टेल। मतलब हेड और टेल और हेड को अलग अलग गिनेंगे, यस सर। तो आइडेंटिकल का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये आप कहना चाहिए? यस सर। ओके, चलो सर ऐसे तो सर जब हम डाइस का करते हैं तो सर तो भी तो हम अलग अलग ही लेते हैं। ओके, तो मतलब सर एक बार मेरे को तो आइडेंटिकल ही नहीं समझ में आ रहा है, आइडेंटिकल किस सेंस में बोल रहे हैं ये? आपने पीएनसी के क्वेश्चन करे हैं ना 11th में? यस सर करें। तो अगर मैं आपको बोलूं कि भी 10 आइडेंटिकल बॉल्स हैं, उसमें से एक बॉल सेलेक्ट करनी है, तो एक बॉल को सिलेक्ट करने के कितने तरीके होते हैं? एक ही तरीका है सर। तो अगर डिफरेंट होते तो 10C1। तो फिर फर्क कहाँ पड़ रहा है? सर आइडेंटिकल नॉन आइडेंटिकल। आइडेंटिकल नॉट आइडेंटिकल का फर्क पड़ रहा है ना। तो अगर इस यहाँ पे अगर आइडेंटिकल और नॉट आइडेंटिकल को देखा जाएगा, मान लीजिए मैंने यहाँ पे 2 आइडेंटिकल कॉइन्स दिया है, या उसकी बजाय मैं 2 डिफरेंट कॉइन्स देता, फर्क कहाँ पड़ता कि भी एग्जैक्टली 1 हेड। अब पहले पे 1 हेड आया कि दूसरे पे टेल आया, या पहले पे टेल आया दूसरे पे हेड आया, तो वो दोनों चीजें आइडेंटिकल होने की वजह से वहां पे एक डाउट है। मतलब अभी मैंने आपको ये नहीं बोला कि आंसर 1/3 होगा, लेकिन वो एक डाउट है कि क्या हम लोग उसे 2 बार काउंट करेंगे। कई लोगों का कहना है कि सर उसे 2 बार काउंट किया जाएगा, और कई लोगों का कहना है कि भाई उसे एक ही बार काउंट किया जाएगा। सानिध्य बात को समझ रहा है कि क्या डिफरेंस क्या है पहले तो? यस सर थोड़ा थोड़ा आ रहा है समझ। ठीक है, तो ये डिफरेंस है पहली बात कि जब आइडेंटिकल होता है तो सेम चीज अगर दूसरी वजह से भी हो तो भी आप उसे अलग नहीं मानते हो, है ना, उसको अलग से काउंट नहीं करते। पीएनसी के केस में तो डेफिनेटली ऐसा होता ही है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी के केस में क्या है वो देखते हैं। अब उसके लिए मैं आपको एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। पहले तो मान लीजिए एक बैग है, उस बैग में एक रेड बॉल है और मान लीजिए 100 ब्लू बॉल्स हैं। ठीक है, सारे के सारे आइडेंटिकल है, सारे के सारे मतलब आइडेंटिकल ऑन दिस इन द सेंस कि मतलब जो 100 ब्लू बॉल्स हैं दे आर आइडेंटिकल। 1 रेड बॉल जो कलर का ही फर्क है वो तो अलग होगा ही ऑब्वियसली, अपार्ट फ्रॉम कलर बाकी सब कुछ सेम है जी, है ना बॉल्स। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि एक बॉल को निकाला गया है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल, क्या होगी उसकी प्रोबेबिलिटी? क्या होगा? आइडेंटिकल है जी यहाँ पे। 1/101। यस सर यही होनी चाहिए। यही होना चाहिए सर। 1/101 1/2 1/2 1/2 टोटल बॉल्स तो 1 से 1 है ना। तरीके तो वही है ना, Yes. कि अगर एक बॉल निकालोगे या तो रेड निकल के आएगा या ब्लू निकल के आएगा।
तो जब आइडेंटिकल है तो फिर 1/2 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? नहीं सर, बट उनके चांसेस सर पॉसिबिलिटी पर सेम नहीं है। बॉल्स तो मेरे ख्याल से 101 है ना, तो यस उस सर, हिसाब से देखेंगे ना, टोटल आउटकम तो 101 होंगे। यस सर। लेकिन फिर आइडेंटिकल है तो आइडेंटिकल में फिर आप दो अलग-अलग केसेस क्यों नहीं मानते? दो ही तो केस है, या तो एक रेड बॉल निकल गया है, ब्लू बॉल निकल गया है। नहीं सर, ब्लू वाले की बट पॉसिबिलिटी ज्यादा है यहाँ पे। ज्यादा बट चांसेस कम है ना हेड वाले के निकलने के, ब्लू के Yes. ज्यादा हैं। ओके, मतलब देखो या आप यहाँ पे बात को शायद थोड़ा-थोड़ा कैच कर रहे हो यस। कि जो ब्लू वाला वे है, दैट वे इज वन वे, लेकिन वो ब्लू बॉल के निकलने का जो वे है उसकी परसेंटेज रेड बॉल के कंपैरेटिवली ज्यादा है। ब्लू बॉल के बाहर निकलने की जो प्रोबेबिलिटी है या जो चांसेस हैं, दे आर मोर देन द ड्राइंग आउट वन रेड बॉल। भले ही वो वे तो एक ही है। अगर मैं इसी क्वेश्चन को आपको पीएनसी में पूछता, फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच a ball can be drawn out, तो आप क्या बोलते हैं? आंसर 2 बोलते हैं कि या तो एक रेड बॉल निकल जाएगा या एक ब्लू बॉल निकल जाएगा, राइट? सबको बात समझ में आ रही है इतनी? अगर पीएनसी का क्वेश्चन होता तब तो आप क्या बोलते कि देयर आर ओनली 2 वेज, तो वेज तो 2 ही हैं, लेकिन ब्लू बॉल वाला जो वे है, ब्लू बॉल के निकलने का जो वे है वो बहुत ज्यादा है कंपैरेटिवली रेड बॉल। तो ये जो इवेंट है ना, ये एक्चुअली में इक्वली लाइकली इवेंट नहीं है। हम लोगों ने इक्वली लाइकली इवेंट की थ्योरी पढ़ी थी ना, एक रेड बॉल का निकलना और एक ब्लू बॉल का निकलना, दे आर नॉट इक्वली लाइकली। उनकी जो वेज है, जो चांसेस है वो ज्यादा है ब्लू बॉल के रेड के कंपैरेटिवली 100 टाइम चांसेस है। इसीलिए जो इस क्वेश्चन का आंसर है वो 1/101 ही है। ओके, Yes sir. तो भले ही नंबर ऑफ वेज एक बार काउंट हो रहा है, लेकिन वो जो नंबर ऑफ वे है ना, वो इस चीज से कंपनसेट हो रहा है कि भी उसके उस उस चीज को होने के जो वेज हैं वो दूसरे के कंपैरेटिवली ज्यादा है। उसके होने की प्रोबेबिलिटी दूसरे वे के कंपैरेटिवली ज्यादा है। इस वजह से वो चीजें कंपनसेट हो जाती है प्रोबेबिलिटी। सेम तरीके से ये जो क्वेश्चन है, अब इस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि जब मैंने आपको 2 आइडेंटिकल बॉल्स यहाँ पे बोला और पहले 2 हेड का केस लिया, 1/4 आप लोगों ने पहले स्टार्टिंग में दिया आंसर, बाद में 1/2, फिर बाद में थर्ड का 1/4 ये आंसर्स दिए। जब मैंने आपको आइडेंटिकल वर्ड यहाँ पे दोबारा से है ना दिखाया, तो फिर आप लोगों ने बोला कि सर 1/3 1/3 1/3 कि जो 2 हेड है उसका दैट इज वन वे, एग्जैक्टली 1 हेड है वो भी एक वे है कि भी क्योंकि आइडेंटिकल है, 1 टेल एंड 1 हेड, एंड नो हेड वो भी एक 1 वे है। तो आप लोगों ने बोला टोटल 3 वेज है, तो इसलिए प्रोबेबिलिटी तीनों की 1/3 हो जाएगी, बट दैट इज रॉन्ग। जो आप लोगों ने पहले आंसर निकाला था 1/4 1/2 एंड 1/4 वो सही था। उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि जो एग्जैक्टली 1 हेड है, एक हेड आने का तरीका, मतलब वे तो एक ही है, वो काउंट तो एक ही बार होगा, लेकिन उसके चांसेस कि दोनों के दोनों हेड आए उससे ज्यादा है, डबल है इनफैक्ट। वो कैसे हैं जी? कि भी एग्जैक्टली 1 हेड आने का एक तरीका ये है कि भाई या तो पहले कॉइन पे आपका हेड आए, दूसरे पे टेल आए, या फिर पहले पे टेल आए, दूसरे पे हेड आएगी। तो अब इस सारी थ्योरी को है ना मैं एक सिंपल एक शॉर्ट में आपको बता रहा हूं। आपको प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन में कहीं पे भी आइडेंटिकल वर्ड आ जाए या ना आए, या डिफरेंट आए या ना आए, आप लोगों ने उस क्वेश्चन को हमेशा डिफरेंट लेके ही करना है। प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस में आइडेंटिकल वर्ड का कोई रोल नहीं होता। अगर आइडेंटिकल आया भी है तो भी आप लोगों ने उसे डिफरेंट कंसीडर करके ही सॉल्व करना है। अगर डिफरेंट आया है
तो भी आपने डिफरेंट कंसीडर करके ही करना है। अगर कुछ भी नहीं लिखा तब भी डिफरेंट कंसीडर करके ही करना है। बात समझ में आई? सबको ये बात समझ में आ Yes, गई sir. है? यस सर। यस सर। यस प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस में आइडेंटिकल वर्ड का कोई मीनिंग नहीं। आइडेंटिकल आ भी जाए तो भी होता क्या है, वो वे तो वन होगा लेकिन उसकी जो चांसेस हैं वो दूसरे के कंपैरेटिवली ज्यादा हो जाते हैं। जो इवेंट्स हैं वो इक्वली लाइकली नहीं रहते हैं। जैसे हमने ये रेड बॉल और ब्लू बॉल वाला क्वेश्चन किया, हमने देखा कि भाई अगर पीएनसी में इसी क्वेश्चन को करते तो हम लोग बोलते दो दो वे हैं जी। इन टोटल 101 बॉल्स में से अगर एक बॉल को निकालना है तो पीएनसी का तरीके से तो दो ही वे निकल के आएंगे, एक रेड बॉल का निकलना और एक ब्लू बॉल का निकलना। लेकिन अगर इसी में प्रोबेबिलिटी को देखा जाए तो प्रोबेबिलिटी के केस में जो ब्लू बॉल के निकलने के वेज हैं वो बहुत ज्यादा हैं। एक रेड बॉल का निकलना और एक ब्लू बॉल का निकलना, दे आर नॉट इक्वली लाइकली। इनफैक्ट जो 100 के 100 ब्लू बॉल्स हैं उनके हर एक के निकलने की प्रोबेबिलिटी सेम है। तो इस वजह से ब्लू बॉल्स के निकलने की टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होती है, वो बढ़ जाती है रेड बॉल के कंपैरेटिवली। तो अब ये जो 1/101 आप आंसर दे रहे हो वो सेम आंसर आता अगर मैं आइडेंटिकल वर्ड की जगह डिफरेंट लिखता यहाँ पे। Yes, sir. यस सर, सेम ही आता है। फिर पीएनसी में भी वो 101 दे ही आ जाती। तो हमेशा आपने जो भी प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन करने हैं उसमें डिफरेंट कंसीडर करके ही करना होता है, चाहे वर्ड आइडेंटिकल आ जाए। तो मैं आज की अभी आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आगे जाके आप कई क्वेश्चंस में वर्ड आइडेंटिकल देखेंगे, कईयों में नहीं देखेंगे। क्वेश्चन की आप सॉल्विंग कर रहे होंगे लेकिन किसी एक सर्टेन क्वेश्चन में आपको ये डाउट क्रिएट हो सकता है कि भाई अभी तक मैंने क्वेश्चन सॉल्व करते आ रहा हूँ, आंसर भी मैच कर रहे हैं, और किसी एक क्वेश्चन में जाके आपने देखा आइडेंटिकल वर्ड आया लिखा है, तब आपके माइंड में एक क्वेश्चन अराइज हो सकता है कि यहाँ पे तो आइडेंटिकल वर्ड है, तो फिर हमने पीएनसी का मेथड आइडेंटिकल वाला लगा के इसे सॉल्व क्यों नहीं करा, या अगर उसे करते तो आंसर गलत क्यों आ रहा है। तो उसको मैं अभी आपको क्लियर कर दे रहा हूँ कि भी आइडेंटिकल वर्ड का प्रोबेबिलिटी में कोई मतलब नहीं होता। क्वेश्चन में आप काफी सारे क्वेश्चन तो देखते ही हो जिसमें आइडेंटिकल या फिर डिफरेंट लिखा ही नहीं होता, फिर भी करते हैं ना हम लोग क्वेश्चन इन आइडेंटिकल या डिफरेंट वर्ड लिखे हुए। कईयों में डिफरेंट लिखा भी होता है, कईयों में आइडेंटिकल लिखा होता है। तो हर एक क्वेश्चन को आपने डिफरेंट लिखे ही कंसिडर करके सॉल्व करना है। ओके, यस सर। तो इसमें जो आपको आंसर है दिस इज 1/4, दिस इज 1/2 एंड दिस इज 1/4। तो आइडेंटिकल वर्ड से आपने कंफ्यूज नहीं होना है। सर 1 मिनट ऊपर करना। ओके सर, ओके सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सर हाँ जी, सर एडवांस में आता है वैसे प्रोबेबिलिटी के ऊपर क्वेश्चन? बिल्कुल आते हैं जी। इस बार के पेपर में दोनों पेपर मिला के टोटल 4 क्वेश्चन आए प्रोबेबिलिटी।
So 13 power 4. प्रोबेबिलिटी 13 की पावर 4, प्रोबेबिलिटी 1 से ज्यादा नहीं होती कभी? Sorry, वो चांसेस का. 1/4 की पावर 4. ओके, सर 13 की पावर 4 डिवाइडेड बाय 52c4. सेम ही बोल. Yes sir, 13 power 4 divided by 52 C4. ओके. यस सर, वही वाला है. 52c4 आएगा डिनोमिनेटर में. यस सर. यस सर. यस सर, यही आ रहा है. यस सर यही है. आप लोगों का क्या कहना है? थर्टीन की पावर 4 अपॉन 52c4. सबका ये आंसर आया ना? ठीक है. यस सर. 13 की पावर 4 अपॉन 52c4. आपके जो टोटल केसेस हैं, 52 में से 4 कार्ड निकालने हैं जी, तो टोटल केसेस तो 52c4 हो गए. और फेवरेबल केसेस क्या हैं कि हर एक पैक में, क्योंकि 13 कार्ड्स होते हैं, सॉरी, हर एक सूट में 13 कार्ड्स होते हैं, तो उन चारों में से एक एक आपको कार्ड निकालना पड़ेगा. तो अगर क्लब है, क्लब के 13 कार्ड्स में से कोई एक कार्ड आपको देखना पड़ेगा, तो एक कार्ड सेलेक्ट करना पड़ेगा, दैट इज 13c1. जो आपका स्पेड होगा, उसके 13 कार्ड्स में से एक कार्ड निकालना होगा. जो हार्ट होगा, उसके 13 में से एक. जो डायमंड होगा, उसके 13 में से. तो 13 की पावर 4 अपॉन 52c4. ठीक. करिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन. सर वो फ्रॉम फर्स्ट 100 है ना? हाँ जी, फ्रॉम फर्स्ट 100.
8/100 C2. सर 11/100 C2. 11/100 C2. C2 ओके 8/100 C2. सर 10 अपॉन आ रहा है, 10/100 C2. सर 8/100 C2. यस सर 8/100 C2 आएगा, मेरी गलती थी। 8/100 C2. both are less than 11 मतलब जो दोनों नंबर हैं सिलेक्टेड नंबर होने चाहिए वो क्या है 10 या 10 से छोटे हो सकते हैं राइट और उनके बीच का डिफरेंस 2 होना चाहिए तो क्या क्या केसेस होंगे 10, 8, 9, नंबर ले 7, लेंगे 8, 6 तो 1 3 3 तक होंगे. till 3, 1. या 2 4 सर 8 तक 3 लेंगे 5 क्योंकि आगे 10। ठीक है या तो आप मतलब सबसे लोएस्ट नंबर से स्टार्ट कर लो सबसे लोएस्ट नंबर क्या होगा मतलब सॉरी जो दोनों में लोअर है आप उसको लेके चलो मतलब उसके केसेस बना के देख लो जो लोअर वाला होगा दोनों में से वो कौन सा होगा 1 से चालू किया तो उसकी लोअर वाले की हाईएस्ट वैल्यू क्या हो सकती है 8. 8 हो सकती है सर। ठीक है दो नंबर है दोनों दोनों का डिफरेंस 2 है तो दोनों में एक छोटा होगा एक बड़ा होगा तो आप क्या करो आप एक पर्टिकुलर नंबर को लेके चलो और उसके ऊपर स्टिक करो कि भी अच्छा उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है उसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है उसकी मैक्सिमम वैल्यू 8 हो सकती है और उसकी मिनिमम वैल्यू 1 हो सकती है तो 1 से लेके 8 तक उसको लिया जाएगा एंड अकॉर्डिंगली फिर हायर वैल्यू 2 यूनिट ज़्यादा उसे ले लिया जाएगा ठीक है ना तो टोटल 8 वेज सॉरी फेवरेबल 8 वेज और टोटल वेज 100 C2 100 में से कोई भी दो नंबर ठीक है मैंने बताया सवाल सर हाँ जी सर जो इससे पहले वाला क्वेश्चन था उसमें हमने 8 और 10 को क्यों नहीं एक पेयर माना? लिया तो है लिया तो है 1 3 2 4 3 5 कर ले देख ले लिख के देख ले ज़्यादा केसेस भी नहीं है
सही लिखा है क्या? आने दे। आने दे। यस सर। ठीक लिखा है? 8 आ रहा है, काउंट हो रहा है ना कि नहीं हो रहा है? पेयर्स लिख के देख लेना बेटा। सर लिखे थे सर पेयर मैंने, दानी मेरे 10 आ रहे थे इसलिए मैं 10 कह रहा था ऊपर। 10 कैसे हो जाएंगे? क्या क्या पेयर बनाए तूने, वही बता दे। स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक का कैसे मतलब हुआ, मतलब 1 का 5 2 का 6 ऐसे? मोनोटोनिक क्या होते हैं बेटा? या तो मतलब इंक्रीज हो या डिक्रीज। क्या तो मोनोटोनिक वर्ड हमने क्या पढ़ा है? मोनोटोनिक का मतलब किस क्या होता है? हर्षित, एक सेकंड से। माधव, आपने जो बताया ना, बोला है बेटा 1 and 3 and 3 and 1, इन दोनों को अलग अलग क्यों नहीं ले रहे हैं? तो बेटा फिर टोटल में भी तो हमें 2 से मल्टीप्लाई करना चाहिए, 100C2 नहीं लिखना चाहिए, 100 इंटू 2 फैक्टोरियल लिखना चाहिए। सर 1/2 आएगा। माधव, आ गया सर 8, एक एक्स्ट्रा 2 एक्स्ट्रा आ रहे थे, हो गया 8। सर 10/625। मैपिंग्स का मतलब समझते हो ना? फंक्शंस। इधर सेट ए को सेट बी के साथ मैप कराएं, मतलब फंक्शंस बनाएं, जिसमें डोमेन आपके सेट ए के एलिमेंट्स एंड को डोमेन सेट बी के एलिमेंट्स। तो सबसे पहली बात ये बताओ कि बेटा इसमें कितने फंक्शन बनेंगे? सर 5 raised to power 4। 5 raised to 5 power raised to power 4. 4। 5 रेज़ टू पावर 4 की भी जो फर्स्ट एलिमेंट है उसके लिए भी 5 ऑप्शन है जी, वो किसी के पांचों में से किसी के साथ भी कनेक्ट हो सकता है। जो सेकेंड एलिमेंट 2 है वो भी पांचों में से किसी के साथ कनेक्ट हो सकता है। तो चारों के लिए 5-5 वेज हैं, तो 5 रेज़ टू पावर 4। और फंक्शन होने के लिए इन चारों को किसी ना किसी के साथ, एक के साथ तो एसोसिएट जरूर होना पड़ेगा। तो एंड का कंडीशन लग रहा है कि 1 को भी पांचों में से किसी एक के साथ एसोसिएट कराना है एंड 2 को भी पांचों में से किसी के साथ एसोसिएट कराना है। तो इस वजह से टोटल तो 5 की पावर 4 हो गया। या टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस का फॉर्मूला अगर याद है तो वो सीधा सीधा, तो ये तो 5 की पावर 4 हो गई टोटल। अब फेवरेबल क्या है? फेवरेबल है जी, सिलेक्टेड मैपिंग इज स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक। मोनोटोनिक क्या है? मोनोटोनिक क्या होता है? पर्टिकुलर वे में अरेंज करना है। पर्टिकुलर वे नहीं, या तो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, ऐसा बोले यार, ये क्या है? यस सर।
या तो इंक्रीजिंग होना चाहिए, जो फंक्शन आप सिलेक्ट करोगे वो या तो इंक्रीजिंग होना चाहिए और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। देखिए यहाँ पे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग वर्ड का मीनिंग क्या होगी कि अगर 1 के साथ जो भी आउटपुट आएगा 2 के साथ क्या होना चाहिए, उससे ज्यादा ही होना चाहिए, उससे बराबर भी नहीं हो सकता, राइट? Yes. तो इसके फेवरेबल केस क्या होंगे? 5C4 into 2. 5C4 Yes sir, 5C4 into 2. 5C4 into 2। यस सर। रीजन क्या कि भी 5, जब हमने ये बोल दिया स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक है, इसका मतलब क्या, इन चारों इनपुट्स को अलग अलग के साथ एसोसिएट होना पड़ेगा, कोई भी दो बराबर तो हो नहीं सकता। तो वहां से हम लोग ये देख लें कि भाई सेट बी में 5 एलिमेंट थे, तो 5 में से किन चारों के साथ एसोसिएट कराएं, पहली बात तो किन चारों के साथ एसोसिएट कराएं। तो इसका मतलब क्या, 5 में से 4 का सिलेक्शन करना पड़ गया आपको। तो 5 में से जो 4 सिलेक्ट हो चुके होंगे उन चारों के साथ आपने 1 2 3 को एसोसिएट कराना है। तो उसको एसोसिएट कराने के कितने तरीके हैं आपके पास? 2 तरीके हैं सर। 2 तरीके होंगे। जो 4 का सिलेक्शन सेट बी में जो 4 एलिमेंट का सिलेक्शन हो चुका होगा और उनको आपने सेट ए के एलिमेंट्स के साथ एसोसिएट कराना होगा, तो उसको एसोसिएट कराने के कितने तरीके होंगे आपके पास? 2 तरीके होंगे। 2 कैसे? एक तरीका तो ये है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में, जो सबसे छोटा इनपुट है वो सबसे छोटे आउटपुट के साथ एसोसिएट, जो उससे बड़ा इनपुट है वो उससे ज्यादा बड़े वाले आउटपुट के साथ, इस तरीके से इंक्रीजिंग ऑर्डर में। और एक दूसरा डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो 2 तरीके होंगे। ओके सर। हाँ जी सर वो 5C4 समझाना। बेटा, जो सेट ए के 4 एलिमेंट हैं उनको सेट बी के 4 एलिमेंट्स के साथ ही तो एसोसिएट कराना पड़ेगा ना। अच्छा ठीक है सर। एक फंक्शन जब एक इनपुट होता है तो एक इनपुट के कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट एक ही होता है ना। तो अब सेट बी में 5 एलिमेंट Yes, sir, अवेलेबल है तो आएंगे तो 4 ही आउटपुट्स में है। तो पहले तो वो 4 देख ली कौन से 4 आउटपुट लिए जाएंगे, ठीक है। हाँ जी पंकज। सर मैपिंग मतलब प्रॉपर सेट वगैरह कुछ ऐसा कुछ रिलेटेड होता है क्या, मतलब मैपिंग या 2 एलिमेंट के मैपिंग बीच का में? मतलब सीधा सीधा फंक्शन है। मैपिंग का मतलब फंक्शंस, ओके। दिमाग जो मैपिंग वर्ड लिखा है उसको है ना दिमाग में उसको कट करके बस उसके ऐसे ही समझा करो कि भी वहां पे फंक्शंस लिखा हुआ है। ऑफ ऑल द फंक्शंस that can be defined from set A to set B, the function is selected at random. Find the probability that the selected function is strictly monotonic. समझ में आ रहा है अभी? यस सर। तो बेटा प्रोबेबिलिटी में है ना, इसके अलावा भी और तो है ना क्वेश्चन तो बहुत सारे हो सकते हैं, तो हम लोग इसको है ना यहीं पे स्टिक करेंगे अभी, है ना। बाकी आप खुद ही प्रैक्टिस करिएगा। क्वेश्चंस की वैरायटी तो होती ही है, तो आप लोग ट्राई करिएगा, शीट जो भी आपको मिल जाएगी। हम लोग थ्योरी में आगे चल रहे हैं। नेक्स्ट है जी एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी। एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी बेसिकली किससे कनेक्टेड है? आपका इंक्लूजन एक्सक्लूजन से कनेक्टेड है, वेन डायग्राम से कनेक्टेड है। कैसे? सर एक बार ऊपर कर दो पेज। कौन सा पार्ट देखना बेटा? सर देख लिया, थैंक यू। एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी। मान लीजिए एक सेट है, सेट ए, उसको होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो इस सर्कल से हम लोग डिनोट कर लेते हैं। और सेट कोई अनदर इवेंट सेट कह लो या इवेंट कह लो, ठीक है, एक ही बातें हैं।
अनदर इवेंट है बी, उसको होने की प्रोबेबिलिटी मैंने इसे डिनोट करा दी है, इस सर्कल से डिनोट करा दी है, और टोटल एक्सपेरिमेंट की जो प्रोबेबिलिटी है वो इस पूरे रेक्टेंगल से डिनोट होती है। तो आप क्या करते हो, आप इस रेक्टेंगल को 1 यूनिट कंसीडर करके चलते हो। दिस होल रेक्टेंगल इज 1 यूनिट। उसमें जो इवेंट ए होगा उसके होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो सर्कल से बना देते हैं, जो इवेंट बी है उसके होने की प्रोबेबिलिटी को सर्कल से डिनोट करा देते हैं। ठीक है, अभी फिलहाल दो ही लेके चलते हैं। तो इनमें क्या होता है, कुछ ऐसे केसेस होंगे जिसमें ये दोनों इवेंट्स इकट्ठे हो रहे होंगे। यस सर। ठीक है, और कुछ ऐसे केसेस भी होंगे जिसमें दोनों ही इवेंट नहीं होंगे। ठीक है, ये बाहर वाले। ठीक है, तो इन सारे सेगमेंट्स का टोटल सम बेटा 1 यूनिट है जी, ये आप हमेशा बना के चलो। ओके, तो सीधा सीधा आप इसको ऐसे ही बना के चल लेते हो जब आप क्वेश्चन को सॉल्विंग करते हो, है ना, कि भी मान लो आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दे दिया गया है, तो आप बोल लो कि भाई इस सर्कल की वैल्यू दे दी गई है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दिया गया है, मतलब इस सर्कल की वैल्यू दे दी गई है, और मान लीजिए प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉमन पॉइंट्स ये वाला पार्ट दे दिया, तो है ना, उसकी वैल्यू आप यहाँ पे असाइन कर दोगे। तो इस तरीके से आप बाहर वाले पार्ट की प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हो 1 यूनिट इसे सपोज सब्ट्रैक्ट करके। ओके, यस सर। तो टोटल एरिया इज 1 यूनिट। आप इसको है ना एरिया की तरह कंसीडर किया करो कि टोटल एरिया इज 1 यूनिट। ये वाला एरिया कितना है जी, 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 इन चारों का सम 1 यूनिट होगा। ठीक है, इस तरीके से आप बना सकते हो। अगर मैथमेटिकल टर्म्स में देखा जाए तो रिलेशन क्या होंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनिट बी is equals to probability of A plus probability of B minus probability of A intersection। यस सर। यस। probability of A union B का मतलब क्या होता है, उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है जिसमें या तो A हो जाए या फिर B हो जाए या दोनों। तो हम लोगों को प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B का मतलब क्या, हमें ये इस पूरे सर्कल की है ना, इन दोनों की टोटल वैल्यू निकालनी है, राइट। इन दोनों की टोटल वैल्यू किसके बराबर, कि भाई ए वाला जो सर्कल है उसका टोटल वैल्यू देख लो, बी वाला जो सर्कल है उसका टोटल वैल्यू देख लो। अब उसमें क्या होगा, जो कॉमन पार्ट होगा ये 2 बार एडअप हो जाएगा, लेकिन हमें तो 2 बार एडअप नहीं चाहिए, हमें एक ही बार चाहिए। तो हम क्या करेंगे, एक बार इस कॉमन पार्ट को सब्ट्रैक्ट करेंगे, राइट। यस। और 3 के केस में माइनस ए यूनियस। देखिए, आप जो हमने फर्स्ट वाला चीज प्रूव किया है ना, रिलेट किया है, वो आप देख सकते हो कि आंसर हमारे क्या हैं, जो सेट थ्योरी के आंसर्स होते थे, सीधा सीधा है ना, वेन डायग्राम को जैसे हम लोग रिलेट करते हैं, याद रखते हैं, वो आएंगे। तो अगर 3 के लिए किया जाएगा तो क्या होता है कि भाई तीनों का पहले सिंगल सिंगल टाइम लेके उसका सम होता है, फिर टेकन 2 एट ए टाइम लेके उनका सब्ट्रैक्शन होता है जी, फिर एडिशन हो जाएगा तीनों का। फिर एडिशन हो जाता है टेकन 3 एट ए टाइम। ऐसे चलता है ना, ऐसे याद रखते हैं हम लोग। यस सर। अगर 3 का है, 3 का यूनियन करना है तो क्या होगा, पहले सिंगल सिंगल टेकन रहता है, टेकन 1 एट ए टाइम उन सब का एडिशन, फिर टेकन 2 एट ए टाइम उनका सब्ट्रैक्शन, फिर टेकन 3 एट ए टाइम उनका एडिशन। अब इसी चीज को अगर मुझे जर्नलाइज करना है, टेक एन के लिए करना है, मान लो A1 A2 A3 यूनियन ए, मतलब एन इवेंट्स हैं, उनका सबका यूनियन निकालना है। तो उन सबका यूनियन क्या होगा, पहले टेकन 1 एट ए टाइम, ठीक, फिर 2 at a time। टेकन 2 एट ए टाइम उनका सब्ट्रैक्शन, यस। फिर टेकन 3 एट ए टाइम,
उनका सम ऐसे करके चलता जाएगा। और लास्ट वाला टेकन एंड इंटरन। अब आप देख सकते हो यहाँ पे जब टेकन 1 था तो प्लस था, 2 है तो माइनस है, 3 है तो प्लस है, 4 है तो माइनस है, मतलब इवन है तो माइनस है, ऑड है तो प्लस है। तो अगर n यहाँ पे टेकन n एट ए टाइम होगा तो यहाँ पे इसके प्लस लिखने के बाद -1 की पावर हमें क्या लिखना है? n लिखना। n माइनस वन। n-1 ओ हाँ ठीक है सर, n माइनस। -1 की पावर n माइनस कि अगर n इवन होगा तो फिर उसके बाहर माइनस आना चाहिए, इसका मतलब -1 की पावर कुछ और आनी चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग n वाले टर्म को कंप्लीट कर लेते हैं। तो अगर n नंबरों का यूनियन लेना है तो वो उसका जो फॉर्मूला बनेगा वो ये बनेगा। ओके, ज़्यादातर क्वेश्चन आपके एक या मतलब 2 या 3 तक के ही होते हैं, तो बहुत रेयर क्वेश्चन जो n तक आपके चलते हैं। ये तीनों फॉर्मूले समझ में आ गया सबको? अब इसमें कुछ रिजल्ट के बारे में बात करते हैं कि अगर ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होगा तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या हो जाएगा? 1 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। दोनों में कोई कॉमन पार्ट नहीं है तो इसका मतलब दोनों के कॉमन पार्ट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 0 होती है। पिछले एक्सक्लूसिव की थ्योरी पढ़ी थी हमने। हाँ, ये जो कंडीशन है ये फर्स्ट के लिए ही लिखी है, ठीक है, इसका सेकंड के साथ कोई लिंक नहीं है। सेकंड तो मैं अलग से ही लिख रहा हूँ, मतलब सेकंड में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव वाली कोई कंडीशन नहीं है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस बी को आप क्या लिख सकते हो? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस बी का मतलब क्या? ऐसे इवेंट्स या ऐसे आउटकम्स जो कि ए में तो हो लेकिन बी में ना हो। तो इसका मतलब ये वाला जो सेगमेंट है, ये वाला जो सेगमेंट जो ग्रे कलर वाला है, ये वाला काउंट होगा। यस। जो ग्रे कलर वाला है वो वाला सेगमेंट काउंट होगा जी। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? p of a minus p intersection P of A minus probability of A intersection। सिमिलरली P of B minus A अगर कैलकुलेट करना पड़े तो वो क्या होगा जी? प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन, राइट? ठीक, यस सर। सबको समझ में आया? ये इसके ऊपर बेस क्वेश्चन करें।
करिए बेटा फर्स्ट क्वेश्चन। सर ऐसे जब दो इवेंट्स दिए होते तो उनका सैंपल स्पेस सेम होता है ना? सैंपल स्पेस, हाँ, मतलब अगर दो इवेंट के बारे मतलब ए और बी बोला गया है तो सेम एक्सपेरिमेंट से कनेक्टेड है। ओके सर। हाँ जी बेटा, फर्स्ट पार्ट ट्रू हुआ क्या? तीनों पार्ट हो गए सर। यस सर। ओके, Yes, sir. पहले फर्स्ट पार्ट डिस्कस करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनिट बी। सर तो ये तो ऑब्वियस ही है, मतलब इसमें प्रूफ क्या करना है हमें? मतलब जो भी है लॉजिकली जो भी आप कैलकुलेट करोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनिट बी वो क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इसकी वैल्यू पता है, इसकी वैल्यू पता है ये। अब आपने प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनिट बी के बारे में बात करना है कि भाई ये 2/3 से ज़्यादा ही होगा, ये प्रूव करना है आपको। कैसे करोगे? मतलब ये इक्वेशन आप जानते हो। सर ए इंटरसेक्शन बी यस सर। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या? 1/2 से हमेशा कम ही है।
प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हमेशा हाफ से तो कम ही रहेगी ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो है वो हाफ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 2/3 है। तो इन दोनों में जो कॉमन हो सकता है, जो सबसे ज्यादा कॉमन एरिया हो सकता है, वो कितना हो सकता है? 1/, उससे ज्यादा तो नहीं होने वाला। इस वजह से हम लोग क्या बोलेंगे, ब्रैकेट में यहाँ पे लिख दो कंडीशन कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी विल ऑलवेज बी लेस देन हाफ। तो इसकी वजह से ये ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, 2/3 से ज्यादा हो जाएगा। ठीक, सबको समझ में सर आया फिर ना? हाफ तो इसका मैक्सिमम हुआ ना, कि मतलब ये ज्यादा से ज्यादा हाफ ही हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं होगा। हाँ, तो फिर वो माइनस में है ना। तो जब आप ए इंटरसेक्शन बी की मैक्सिमम वैल्यू पुट कर देंगे तभी तो आपको ए यूनियन बी की मिनिमम वैल्यू मिलेगी। यस सर। तो फिर ठीक ही लिखा है। सेकेंड पार्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, वो 1/6 से लेके हाफ के बीच में रहेगा। तो हाफ से छोटा रहेगा वो तो हम लोग लॉजिकली ही बता देंगे ना, वो तो कोई दिक्कत ही नहीं है, वो तो पिछले क्वेश्चन में यूज भी होगा, वो तो कोई दिक्कत नहीं है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 1/6 से ज्यादा होगा, ये कैसे प्रूव करोगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी लेस देन और इक्वल टू 1। बिल्कुल ठीक है। इसका आ जाएगा। यस। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी वो हमेशा 1 से ज्यादा तो नहीं हो सकता ना। नहीं हो सकता। इनका सम जो है, दो इवेंट के यूनियन जो है उसकी प्रोबेबिलिटी 1 से ज्यादा तो नहीं हो सकती। पूरे जो रेक्टेंगल है ना उसको कवर अप करने से ज्यादा तो नहीं हो सकती। तो इस वजह से हम लोग ये कंडीशन लगाएंगे, दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, दिस इज ऑलवेज लेस देन 1। ये हाफ, ये 1, ये 2/3, ये माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी लेस देन इक्वल टू 1। तो यहाँ से इसको सॉल्विंग किया जाएगा तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी आ जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी आ जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो 1/2 से छोटा तो पहले ही हम लोग लॉजिकली बता दिए, 1/6 से ज्यादा हमने इस कैलकुलेशन को करके बता दिया। थर्ड पार्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बी बार समझते हो ना? नोट बी, नॉट बी, कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा? इसी मेथड से प्रूव कर ले। इसी मेथड से प्रूव कर लेंगे। इसी मेथड से कैसे? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बार क्या लिखा जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बाय माइनस बी ए माइनस यस लिख लेंगे। यस सर। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना है? हाफ। यस। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना था? 2/3 था। तो 1/3 बार कितना हो जाएगा? 1/3 1/3 हो जाएगा माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। अब क्या प्रूव करना है? ये हमेशा 1/3 से तो छोटा होगा जी, मतलब इसकी मैक्सिमम वैल्यू, इसकी मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो हमें इसको मिनिमम करना है ना। ये मिनिमम कितना होगा? ये मिनिमम कितना होगा? मिनिमम हाफ तो होगा ना। अगर आप ए और बी बार इन दोनों का यूनियन करेंगे तो इसमें क्या क्या आउटकम्स आएंगे? वो सारे आउटकम आएंगे जो या तो ए में हो या फिर बी बार। तो मतलब ए का जितना एरिया है
वो तो सारा का सारा आएगा ही आएगा, उससे छोटा तो ए यूनियन बी बार हो नहीं सकता, राइट। इस तरीके से हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बार लेस देन 1/3 प्रूव किया है। ए यूनियन बी बार की जो मिनिमम वैल्यू है, या मतलब मैंने इस तरीके से कर दिया, थोड़ा उल्टा ही कर दिया। आप डायरेक्टली रिलेट करके भी कर सकते थे कि ए और बी बार, ए की प्रोबेबिलिटी 1/2 है, बी बार की प्रोबेबिलिटी 1/3 है, तो ए इंटरसेक्शन बी बार की वैल्यू डायरेक्टली भी बोल सकते थे कि 1/3 ही होगी। सबसे ज्यादा कॉमन क्या हो सकता है, हाफ और 1/3, 1/3 हो सकता है, कॉमन है ना सबसे ज्यादा। यस सर। इस तरीके से भी कर सकते हैं। ओके, यस सर। एक ये जो क्वेश्चन है बेटा, ये नेक्स्ट क्लास में लोग डिस्कस करेंगे। अच्छा, आज 3 बजे आप लोगों का डिस्कशन भी है वेक्टर्स का, शीट का। यस सर। यस आपको पता ही होगा। तो आज की क्लास में 3 बजे वेक्टर्स का डिस्कशन रहेगा। सर ऑब्जेक्टिव लेवल 1 तक है ना सिर्फ? ऑब्जेक्टिव लेवल 2 तक। लेवल 2 भी करोगे? तो मैंने क्या बोला है? अच्छा ठीक है सर, मैं अभी देखता हूँ उसको। ओके सर। मैंने तो ऑब्जेक्टिव लेवल 2 तक ही बोला हुआ है। सब ठीक लोग है सर, करके आए ना ऑब्जेक्टिव लेवल 2? यस सर। ऑब्जेक्टिव लेवल 2 तक बोला हुआ है, इसीलिए मैंने आपको 1 हफ्ते का गैप भी दिया था कि भी क्वेश्चन थोड़े ज़्यादा थे, तीनों सेगमेंट थे, तो इसलिए। ओके, चलिए, ओके बेटा। अच्छा, आप लोगों को 3D की शीट मिल गई थी क्या? यस यस 3D की शीट मिल गई ना? इसके बाद आज की डिस्कशन होने के बाद हम लोग 3D के NCERT करेंगे और फिर हम लोग 3D की शीट के बारे में बात करेंगे, ठीक है? ओके बेटा, थैंक यू।